गर्मी में एसी वाली बहू से अच्छी पंखे वाली बहू की रसोई। हे भगवान, कितनी गर्मी है, घर तो भट्टे की तरह तप रहा है। क्या करे भाग्यवान, जब से हमारा कारोबार डूबा है अपना बड़ा घर और सुख सुविधाएं छोड़कर हमें इस कबूतर खाने में आकर रहना पड़ रहा है। याद है हमारे उस बड़े घर में कैसे हर कमरे में एसी लगा हुआ था, फ्रिज में भी हमेशा ठंडा पानी और बर्फ रहती थी। हाँ माँ, और अब देखो इस सड़े हुए पंखे की हवा से तो और पसीना आ रहा है। बस भी करो माँ, जो बीत गया सो बीत गया। अब बार बार उन दिनों को याद करके खुद को दुखी क्यों करना। अब हमें यहीं रहना है तो इस गर्मी में रहने की आदत भी डाल लेनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक बहुत ही सुंदर और अमीर दिखने वाली लड़की रचना घर के अंदर आती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप सब? अरे रचना बेटी, तुम यहाँ आओ आओ बैठो। शांति एक पुरानी सी कुर्सी पर रचना को बैठने का इशारा करती है। उफ आंटी जी, आपके घर में बहुत गर्मी है, ये पंखा तो हवा ही नहीं दे रहा। क्या करे बेटी, अभी हमारे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, कारोबार डूब गया है तो हमारा सब कुछ बिक गया। तुम तो जानती ही हो कि पहले घर हमारा कितना अच्छा था। हाँ आंटी जी, मुझे सब पता है। मुझे आप लोगों को इस हाल में देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान ने चाहा हमारे दिन भी जरूर फिरेंगे बेटी। क्यों नहीं अंकल जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, आपके दिन भी बहुत जल्द बदल जाएंगे। रचना ये बात कहकर रानी और सुमित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर रुककर रचना वहाँ से चली जाती है। कितनी प्यारी बच्ची है ना रचना, आज भी हमसे मिलने आती है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है, कितने अच्छे से कह रही थी कि आपके दिन भी जल्दी ही बदल जाएंगे। माँ, आपको पता है वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्यों? रानी चुप रह, फालतू बातें मत कर। मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो आज माँ बाबूजी को सब बताऊंगी। अरे बता ना रानी, क्या बात है? माँ, रचना दीदी और दिनेश भैया का अफेयर चल रहा है। वो दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही शांति और रमेश की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तभी बड़ा बेटा दिनेश घर के अंदर आता है। दिनेश बेटा, रानी जो कह रही है वो सच है? तू रचना से शादी करना चाहता है? जी माँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मुझे लगा कि अब हम गरीब हो गए हैं तो शायद वो लोग ना माने। क्यों नहीं मानेंगे, वो तो हमारे जान पहचान वाले हैं, तुम्हें और हमारे परिवार को अच्छे से जानते हैं। रचना इस घर की बहू बनकर आएगी तो दहेज में खूब सामान लेकर आएगी। मैं तो उसके माता पिता को कहूंगी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस फ्रिज और एसी दे दे, हमारी गर्मियां तो अच्छे से कट जाएंगी। अरे कहाँ खो गई भाग्यवान, चलो कल ही जाकर रचना के माता पिता से बात करते हैं। अगले दिन शांति और रमेश रचना के घर जाते हैं और उसके बड़े से घर को देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं। बहन जी, आपको तो हमारी कंडीशन पता ही है, अब हम एक छोटे से घर में रहते हैं। शांति जी, आप शर्मिंदा क्यों होती है? दिन फिरते देर थोड़ी लगती है। बिल्कुल, अभी आपके बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। हमें आपके बेटे दिनेश की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हैं। अच्छी बात है भाई साहब। दोनों परिवारों की रजामंदी से दिनेश और रचना की शादी हो जाती है। शादी के बाद खूब सारे दहेज से भरे ट्रक के साथ रचना ससुराल आती है। ट्रक में से बाकी सामान के साथ फ्रिज, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफा और एक एसी उतरता है और सब हैरान होकर बातें करते हैं। बाप रे शांति बहन, तुम्हारी बहू तो पूरा का पूरा शोरूम उठा लाई है। हाँ भाई, ये बड़ा टीवी और एसी तो देखो, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई शांति। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था विमला बहन, मुझे तो बस अपनी रचना बहू चाहिए थी, पर उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे दिया है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है जिसमें मोहल्ले की औरतें आती हैं। वाह, बहू तो चांद का टुकड़ा है और दहेज में तो कितना सामान लाई है। तुम्हारी किस्मत अच्छी शांति, जो ऐसी अमीर और गुणवान बहू मिली है। अब तो तुम्हें ऐसी की हवा खाना और ऐश करना। ये कैसी गंवार औरतें हैं, और ये घर, ये भगवान, मुझे तो इस छोटे से घर में अभी से घुटन हो रही है। मेरा एसी जल्दी से चालू करवाओ कोई। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होते हैं और अगले दिन सुबह रचना की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी। रचना किचन में जाती है। किचन बहुत छोटा होता है और वहाँ की गर्मी में रचना पसीने से भीग जाती है। उफ, ये कैसा किचन है और ये गर्मी, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। रचना जैसे तैसे थोड़ा सा हलवा बनाती है और गैस बंद करके तुरंत किचन से बाहर भाग आती है। माँ जी, मुझसे तो किचन में कुछ नहीं हो रहा, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अभी आदत नहीं है ना, तुम तो हमेशा एसी में रही हो। तुम रहने दो, बाकी काम मैं और रानी कर लेंगे, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। जी माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैंने वहाँ अपना एसी ऑन कर लिया है। रचना अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके एसी की ठंडी हवा में लेट जाती है। शांति और रानी मिलकर पूरा खाना बनाती हैं।
माँ, भाभी को आदत नहीं है, पर हमें तो गर्मी में काम करना पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, नहीं नहीं बहू है, वो भी इतने अमीर घर की, थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे एडजस्ट होने में। दोपहर के खाने का समय हो जाता है। शांति और रानी खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं। तभी रचना अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, बाहर हॉल में तो बहुत गर्मी है, आप सब लोग मेरे कमरे में आ जाइए ना। मैंने एसी चला रखा है, कमरा एकदम ठंडा है, हम सब वहीं बैठकर आराम से टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। शांति, रमेश, रानी और सुमित जब खुशी खुशी अपना खाना लेकर रचना के कमरे में चले जाते हैं तो आहा हा, क्या ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो। हाँ जी, हमारी बहू के आने से तो सच में हमारे घर में फिर से बाहर आ गई। कितने सालों बाद हमने एसी की हवा खाई है। सब लोग मजे से एसी की ठंडी हवा में टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। रचना मनी मन मुस्कुराती है। चलो ये अच्छा, अगर मैं इन सबको ऐसे ही एसी की हवा और टीवी का लालच देती रही तो ये लोग मुझसे कभी भी काम नहीं करवाएंगे। मेरा ये बहाना तो रोज चल जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सभी लोग अब रचना के एसी वाले कमरे के ही आदी हो गए थे। रमेश और सुमित भी गर्मी से बचने के लिए टीवी देखने वहीं बैठे रहते हैं। उफ, ये लोग तो मेरे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे तो अपनी प्राइवेसी ही नहीं मिल रही, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जब तक ये लोग इस एसी की ठंडी हवा के लालच में यहाँ बैठे, मैं इनसे अपने सारे काम करवा सकती हूँ। मुझे इस भयानक गर्मी में किचन में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। बहू, आज खाने में क्या बनाएगी? तेरे ससुर जी को आज पनीर की सब्जी खानी, तो अपने हाथों से बना दे, तेरे हाथों में तो बहुत जादू है। माँ जी, आज तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। किचन की गर्मी की वजह से तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप और रानी मिलकर बना लीजिए ना। पर भाभी, सुबह का नाश्ता भी तो मैंने ही बनाया था। आप तो बस जब से आई हैं एसी में ही लेटी हुई हैं। चुप कर रानी, तू जा और जाकर पनीर की सब्जी बना। अगर बहू उठकर किचन की गर्मी में गई तो ये बीमार पड़ जाएगी, और फिर एसी बंद करके गई तो हम इस चिलचिलाती गर्मी में क्या करेंगे? हमें तो आदत हो गई है एसी की। ठीक है माँ, मैं ही जाकर पसीने में खाना बना लेती हूँ। शांति और रचना गर्मी में पसीना बहाते हुए खाना बनाते हैं। रचना आराम से अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खाती है। तभी सुमित कमरे में आता है। अरे सुमित, मेरा सिर दुख रहा है, जरा मेरे लिए किचन से एक गिलास ठंडा पानी तो ले आओ। और हाँ, मार्केट से लोशन लाना है। भाभी, बाहर तो बहुत तेज धूप है और लू भी चल रही है। मैं शाम को धूप कम होने पर ले आऊं? शाम को क्यों? मुझे अभी अपना स्किन केयर करना है। अगर तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते तो तुम मेरे कमरे का ये एसी और टीवी भी बंद कर दो। तुम लोग बाहर जाकर हॉल के और सड़े हुए पंखे के नीचे बैठो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं अभी जाता हूँ और आपका लोशन लेकर आता हूँ। आप प्लीज अपना एसी बंद मत करना। सुमित चिलचिलाती धूप में बाहर मार्केट चला जाता है। रचना मुस्कुराती हुए आराम से टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोसन विमला और सुनीता पसीने से लथपथ शांति के घर आती हैं। ओह शांति बहन, बाहर तो आग बरस रही है। तुम्हारे हॉल का तो ये पंखा एकदम गर्म हवा दे रहा है। हमारी तो जान ही निकल गई आज इस गर्मी में। हाँ शांति, हमने सुना तेरी बड़ी बहू बहुत बड़ा एसी लेकर आई है। जरा हमें भी तो अपनी बहू का कमरा दिखा, हम भी थोड़ी देर एसी की ठंडी हवा में बैठ ले, बड़ा सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छे संस्कारों वाली है। चलो, मैं तुम्हें उसके कमरे में लेकर चलती हूँ। शांति दोनों को लेकर रचना के कमरे के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। रचना दरवाजा बस थोड़ा सा खोलती है और कहती है, क्या है माँ जी, आप लोग ऐसे बिना बताए मेरे कमरे में क्यों आ जाते हैं? बहू, ये विमला और सुनीता आंटी है। बाहर बहुत गर्मी है तो ये थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में एसी की हवा में बैठना चाहती है। इन्हें अंदर आने दो ना। बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अभी अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये लोग पसीने में नहाए हुए हैं, मेरे कमरे का महंगा सोफा गंदा कर देंगे। आप इन्हें हॉल के पंखे के नीचे ही बैठाइए। रचना जोर से उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर लेती है। विमला और सुनीता बहुत ही अपमानित महसूस करती हैं। कैसी बदतमीज और घमंडी बहू है तुम्हारी शांति। हमने तो सोचा था बहुत संस्कारी होगी, पर इसने तुम्हारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। और तुम इस घमंडी की चमचागिरी कर रही थी। ये तो तुम्हें भी कुछ नहीं समझती। एसी क्या लाई, खुद को महारानी समझने लगी। हम जा रहे हैं तुम्हारे घर से। अरे विमला बहन, बुरा मत मानो, छोटी है अभी, उसे शायद अपनी प्राइवेसी चाहिए होगी। अरे तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। पड़ोसन गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती हैं। शांति को बुरा तो लगता है, लेकिन वो एसी के लालच में रचना को कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद एक शाम घर के सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। माँ, बाबूजी, मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह मेरे बेटे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या तूने कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ माँ, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। उसका नाम गीता है और वो बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी बड़ी बहू रचना तो दहेज में सिर्फ एक एसी लेकर आई थी, पर मैं इस नई बहू के घर वालों से कहूंगी कि हमें कम से कम 3 एसी दे। एक हॉल में लगेगा, एक तेरे कमरे में और एक रसोई में। माँ, गीता के घर वाले हमें एसी नहीं दे सकते। वो लोग बहुत गरीब हैं। उनके खुद के घर में भी कोई सुख सुविधा नहीं है। वो हमें दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। क्या? गरीब घर की लड़की?
बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। जब दहेज ही नहीं मिलेगा तो ऐसी भिखारी बहू को घर लाकर मैं क्या करूंगी? मेरा तो सपना 3 ऐसी का था। अरे शांति सही कह रही है सुमित, हम पहले ही गरीबी में जी रहे हैं। अगर कोई गरीब बहू आ गई तो वो हमारा क्या भला करेगी? हमें तो कोई ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए। सुमित मायूस होकर चला जाता है। तभी रचना अपने कमरे से बाहर आती है। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। अरे माँ जी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? सुमित की खुशी इसी में है तो आप उसे गीता से शादी करने दीजिए ना। बहू ये तो क्या कह रही है? वो लोग बहुत गरीब है, हमें दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी, आप भी ना कितनी भोली हैं। सोचिए, अगर गरीब घर की देवरानी आएगी तो वो हमारे एहसानों तले दबी रहेगी। वो घर का सारा काम करेगी, रसोई संभालेगी, झाड़ू पोछा करेगी। हमारी तो जिंदगी भर की नौकरानी का इंतजाम हो जाएगा। फिर आप और मैं आराम से एसी में बैठकर टीवी देखेंगे। हमें किसी दहेज की क्या जरूरत है? बहू तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बात तो तू एकदम पते की कह रही है। अगर वो सारा काम करेगी तो मुझे भी इस बुढ़ापे में रसोई की गर्मी से आजादी मिल जाएगी। ठीक है सुमित, कल ही हम गीता के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले ही दिन शांति, रमेश और सुमित गीता के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। गीता का घर बहुत ही टूटा फूटा और पुराना सा होता है। टीन की छत होती है और जिसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही होती है। हे भगवान सुमित, तूने कैसी लड़की पसंद की? यहाँ तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं है। मुझे तो अभी से इस घर में घुटन हो रही है। आइए बहन जी बैठिए, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास आपको बिठाने के लिए कोई सोफा तो नहीं, आप इस चारपाई पर ही बैठ जाइए। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, सुमित ने हमें बताया था आप लोग आ रहे हैं। हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी कि हम खुद आपके घर रिश्ता लेकर आते। हैसियत तो आपकी सच में नहीं है। देखिए, दहेज तो आपको अपनी बेटी को देना ही पड़ेगा। हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, बस हमें दहेज में एक एसी दे दीजिए। बहन जी, हम एसी कहाँ से देंगे? हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। हमारे खुद के घर की छत टूटी हुई है। हम तो आपको एसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आप हमारा घर तो देख ही रहे हैं। हम अपने दामाद को दहेज में एसी या कोई बड़ा सामान नहीं दे सकते। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे हम बस अपनी बेटी को एक पंखा दे सकते हैं। क्या सिर्फ एक पंखा? ये तो हमारी सरेआम बेइज्जती होगी। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि हमारी छोटी बहू दहेज में सिर्फ एक पंखा लेकर आई है। मेरी बड़ी बहू तो पूरा शोरूम लेकर आई थी। हम जा रहे हैं यहाँ से। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो कहा था कि आप मान गई हैं। प्लीज माँ, मेरी खातिर मान जाइए ना। शांति को अचानक रचना की बातें याद आ जाती हैं कि गरीब बहू घर का सारा काम करेगी। वो रुक जाती हैं। ठीक है सुमित, अगर तुम लोग सिर्फ पंखा दे सकते हो तो वही दे देना, पर याद रखना शादी के बाद तुम्हारी बेटी को हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। जी बहन जी, हमारी गीता बहुत गुणी है। वो आपके पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों परिवारों की रजामंदी से सुमित और गीता की सादे तरीके से शादी हो जाती है। शादी के बाद गीता जब अपने ससुराल पहुंचती है तो दहेज के नाम पर उसके साथ सिर्फ एक सीलिंग पंखा आता है। अरे शांति, ये क्या? तुम्हारी छोटी बहू दहेज में सिर्फ एक सड़ा सा पंखा लेकर आई है? तुम्हारी बड़ी बहू तो पूरा ट्रक भरकर सामान लाई थी। ये तो बहुत ही कंगाल घर की लड़की लग रही है। क्या करूं विमला बहन, अब मेरे छोटे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी। अपने ही मन की लड़की ले आया। अब इसके मायके वालों की औकात ही एक पंखे की थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो इसे कभी अपनी बहू का दर्जा नहीं दूंगी। शादी के अगले दिन ही गीता का लाया हुआ पंखा उसके छोटे से कमरे में लगा दिया जाता है। घर के बाकी सभी लोग हमेशा की तरह रचना के एसी वाले कमरे में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। देखो तो जरा, इस भिखारन बहू को दहेज में एक सड़ा हुआ पंखा लेकर आई और उसे भी अपने कमरे में लगवा लिया। इसे तो वो भी नहीं मिलना चाहिए था। हमारे नसीब ही फूट गए जो ऐसी कंगाल बहू हमारे पल्ले पड़ गई। माँ जी, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई? अब आ ही गई है तो उसका पूरा फायदा उठाइए ना। ओ गीता, जरा मेरे कमरे में 3-4 ग्लास ठंडा पानी और कुछ नाश्ता तो लेकर आ। एसी में बैठे बैठे हमें भूख लगाई है। जी भाभी, मैं अभी बस आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और ठंडा पानी लेकर आती हूँ। आप लोग आराम से टीवी देखिए। गीता पसीने से लथपथ होकर चिलचिलाती गर्मी वाले किचन में सबके लिए नाश्ता बनाती है और एसी वाले कमरे में सबको सर्व करती है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि हमारे घर की परमानेंट नौकरानी बन जाएगी। अब आप भी आराम से मेरे कमरे में एसी की हवा खाइए और इसे घर के सारे काम करने दीजिए। माँ, आप लोग गीता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो बेचारी सुबह से बिना रुके घर का काम कर रही है और आप लोग उसे बस ताने मारे जा रहे हैं। तू चुप कर सुमित, तू तो अपनी इस गरीब बीवी का ही पक्ष लेगा। अगर इसके मायके वालों में जरा सी भी शर्म होती तो अपनी बेटी को इस भयानक गर्मी में लड़ने के लिए सिर्फ एक पंखा देकर नहीं भेजते। कुछ दिन बाद गीता के माता पिता उससे मिलने के लिए शांति के घर पर आते हैं। वो लोग अपने साथ कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। नमस्ते समधन जी, हमारी गीता कैसी है?
हम लोग बस ऐसे ही अपनी बेटी से मिलने चले आए। आ गया आप लोग मुंह उठाकर। अब अपनी बेटी को इस घर में आराम करते हुए देखने आए हो क्या? जरा घर पर नजर घुमाकर देखो कि मेरी बड़ी बहू रचना अपने मायके से क्या क्या लेकर आई है। हाँ आंटी जी, ये जो बड़ा वाला टीवी, डबल डोर फ्रिज और ये शानदार सोफा जिस पर आप बैठे हैं ना, ये सब मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में दिया है। और एक आप लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ एक खटारा पंखा थमाकर हमारे गले मर दिया। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम अपनी गीता को कोई महंगी चीज दे पाते। हम तो खुद पाई पाई को मोहताज हैं। तो जब हैसियत नहीं थी तो इतने अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी क्यों की? हमारी तो नाक कट गई पूरे मोहल्ले में। जाओ जाकर गीता से मिल लो, वो किचन में बर्तन मांज रही होगी। गीता के माता पिता अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और रोते हुए वहां से चले जाते हैं। गीता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी माँ और भाभी ने तुम्हारे माता पिता की इतनी बेइज्जती की। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। आप परेशान मत होइए सुमित, मुझे पता था कि गरीब होने की वजह से मुझे ये सब ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी सेवा और प्यार से एक दिन माँ जी और भाभी का दिल जरूर जीत लूंगी। एक दिन कड़ाके की धूप में शांति गीता को कुछ सब्जियां और राशन लाने के लिए मार्केट भेजती है। मोहल्ले की औरतें गीता को पसीने में भारी थैले उठाते हुए देखती हैं। अरे सुनीता देख, ये शांति की छोटी बहू गीता है ना, बेचारी इस चिलचिलाती धूप में इतने भारी थैले उठाकर पैदल आ रही है। इसका पसीना तो देखो कैसे बह रहा है। हाँ विमला, ये शांति भी ना बहुत ही जालिम औरत है। अपनी बड़ी बहू रचना को तो दिन भर एसी वाले कमरे में महारानी की तरह बिठा कर रखती है और इस गरीब बहू को नौकरानी समझकर धूप में मरने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद शांति के घर में एक छोटा सा कीर्तन और पूजा रखी जाती है। मोहल्ले की सारी औरतें वहां इकट्ठा होती हैं। गीता अकेले ही पूरे घर का काम संभालती है और सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह गीता बहू, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया होगा। तेरे हाथों में तो सच में अन्नपूर्णा का वास है। हाँ शांति, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है जो तुझे गीता जैसी गुणी और संस्कारी बहू मिली। बड़ी बहू तो अपने एसी वाले कमरे से बाहर झांकने तक नहीं आई और इस छोटी बहू ने अकेले ही पूरे घर को स्वर्ग बना दिया। ये सारी तारीफें सुनकर रचना को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। मॉम, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। आज घर में कीर्तन था और मोहल्ले की सारी औरतें बस उस गरीब और गंवार गीता की तारीफों के पुल बांध रही थी। मुझे तो किसी ने पूछा तक नहीं। अरे मेरी भोली बेटी, तू इन गंवार औरतों की बातों पर ध्यान क्यों देती है? तारीफों से क्या पेट भरता है? तू तो बस मजे से अपने एसी वाले कमरे में रानी बनकर रहे। वो गीता जिंदगी भर मजदूरी करती रहेगी और तू आराम करना। सही कहा माँ। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। शांति और बाकी सब लोग एसी के आदी होकर बिल्कुल आलसी हो चुके होते हैं। एक दिन अचानक शांति को चक्कर आ जाता है और वो तेज बुखार से तपते हुए जमीन पर गिर पड़ती हैं। अरे शांति को क्या हो गया? अरे रचना बहू, जरा जल्दी बाहर जा। शांति को चक्कर आ गया है, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। बाबूजी, मैं इस कड़ाके की धूप में अस्पताल कैसे जाऊंगी? मैं तो अपने एसी वाले कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे लू लग जाएगी और मेरी स्किन भी खराब हो जाएगी। आप गीता को भेज दीजिए ना। बाबूजी आप मत घबराइए, मैं अभी ऑटो बुलाकर लाती हूँ। हम माँ जी को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैं अपने पास रखे हुए थोड़े बहुत पैसे साथ में रख लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। गीता तुरंत एक ऑटो लेकर आती है और शांति को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर शांति का चेकअप करते हैं। देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और भयानक गर्मी की वजह से लू लग गई है। इनका ब्लड प्रेशर भी काफी ऊपर नीचे हो रहा है। आप इन्हें दवाइयां दीजिए और सबसे जरूरी बात है, इन्हें बिल्कुल ठंडी और शांत जगह पर रखिए, वरना इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। गीता और रमेश शांति को वापस घर लेकर आते हैं। रमेश तुरंत रचना के पास जाता है। रचना बहू, डॉक्टर ने कहा है कि शांति को बिल्कुल ठंडी जगह पर आराम करने की जरूरत है। अरे तुम इन्हें कुछ दिन के लिए अपने एसी वाले कमरे में रख लो, यहाँ हॉल में तो बहुत गर्मी है। ठीक है बाबूजी, आप इन्हें मेरे कमरे में लेटा दीजिए। शांति रचना के एसी वाले कमरे में आराम करने लगती है, लेकिन अगले ही दिन रचना का पारा चढ़ जाता है। माँ जी, आप यहाँ से किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। आपके चक्कर में मैं टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ और ये आपकी दवाइयों की बदबू से मेरा पूरा कमरा भर गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही बीमार पड़ गई हूँ। बहू, मुझे डॉक्टर ने ठंडे कमरे में रहने को कहा है। मैं बाहर की गर्मी में कैसे रहूंगी? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी। आप रात भर खांसती रहती है, मेरी नींद खराब होती है। कल तो मुझे नीचे जमीन पर सोना पड़ गया था आपकी वजह से। आप यहाँ से जाइए, किसी दूसरे कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज। रचना की बेरुखी देखकर शांति फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश और सुमित भी रचना का ये बर्ताव देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रचना बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शांति तुम्हारी सास है और वो बीमार है, तुम ऐसे उसे कमरे से कैसे निकाल सकती हो? बाबूजी, ये एसी मेरे माता पिता ने मुझे दिया, आप लोगों को नहीं। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो अपनी उस प्यारी छोटी बहू से कहिए कि वो अपनी सास के लिए एसी लेकर आए। माँ जी आप परेशान मत होइए, आप मेरे कमरे में चलिए। मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करूंगी जिससे आपको मेरे कमरे में बिल्कुल एसी जैसी ठंडक मिले।
तेरे उस सड़े हुए पंखे से क्या होगा गीता? मुझे तो डॉक्टर ने बिल्कुल ठंडी हवा में रहने को कहा है। मेरे तो करम ही फूट गए। शांति रोते हुए और रचना को कोसते हुए गीता के पंखे वाले कमरे में चली जाती है। गीता अपनी सास को आराम से बिस्तर पर लिटाती है और कुछ सोचने लगती है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस कमरे को एसी से भी ज्यादा ठंडा कर दूंगी। सुमित जी आप बाजार जाइए और वहाँ से जूट के कुछ बड़े पर्दे या बोरे लेते आइए। ठीक है गीता, मैं समझ गया तुम क्या करना चाहती हो। मैं अभी भाग कर जाता हूँ, जूट के पर्दे लेकर आता हूँ। सुमित तुरंत जूट के पर्दे ले आता है। गीता उन पर्दों को खिड़कियों और दरवाजों पर अच्छे से लगा देती है और उन पर पानी छिड़क कर उन्हें गीला कर देती है। कमरे का पंखा चलते ही जूट के गीले पर्दों से टकराकर हवा पूरे कमरे को एकदम ठंडा कर देती है। अरे गीता बहू, ये तो सच में बहुत ठंडी और मीठी हवा आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ठंडे पहाड़ पर आ गई हूँ। इस सड़े हुए पंखे और इन गीले पर्दों ने तो मेरी सारी घबराहट और गर्मी ही खत्म कर दी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए ठंडक का इंतजाम कर दूंगी। अब आप आराम से यहाँ सो जाइए। मैं आपको बिल्कुल समय पर दवा और खाना दे दूंगी। आपको कोई भी जरूरत हो तो बस मुझे आवाज लगा दीजिएगा। गीता दिन में 3-4 बार उन पर्दों पर पानी छिड़कती रहती है, जिससे कमरा हमेशा ठंडा रहता है। वो अपनी सास को समय पर पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती है, दवाइयां देती है और उनके हाथ पैर भी दबाती है। गीता बहू मुझे माफ कर दे। मैंने और मेरी उस घमंडी बड़ी बहू ने तुझे हमेशा गरीबी के ताने मारे, पर आज जब मेरी जान पर बनाई तो उस एसी वाली बहू ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और तूने अपने एसी पंखे वाले कमरे में मुझे जीवन दान दे दिया। तू सच में मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। माँ जी आप माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ के समान हैं और आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी रानी कमरे में आती है। माँ मैंने रचना भाभी की मम्मी को फोन किया था कि आप बीमार हैं, पर उन्होंने तो साफ कह दिया कि वो आपको देखने नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें भी बीमारी का इन्फेक्शन न लग जाए। कैसे मतलबी लोग हैं ये। यही मेरी सजा है रानी। मैंने हमेशा पैसों और अमीरी की कद्र की और इंसानों की नहीं। मुझे आज समझ आ रहा है कि अमीरी किसी के काम की नहीं होती। बुरे वक्त में सिर्फ अपने काम आते हैं। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर गीता के माता पिता आते हैं। वो अपने हाथों में शांति के लिए ताजे फल लेकर आते हैं। समधन जी आपकी तबीयत कैसी है अब? हमें सुमित ने बताया तो हम तुरंत भागे चले आए। ये लीजिए हम आपके लिए कुछ फल लेकर आए, इनसे आपको कमजोरी में आराम मिलेगा। आप लोग कितने अच्छे हैं। मैंने आप लोगों का इतना अपमान किया फिर भी आप हम मेरा हाल चाल पूछने आ गए। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने आप जैसे नेक लोगों को और गीता जैसी संस्कारी बहू को कभी इज्जत नहीं दी। अरे समधन जी, परिवार में ये सब तो चलता रहता है। आप हमारी गीता की माँ हैं और माँ का तो हक होता है गुस्सा करने का। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गीता बेटी, अपनी सास की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। गीता के माता पिता कुछ देर रुककर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पड़ोसन विमला और सुनीता शांति का हाल पूछने आती हैं। अरे शांति, तेरा ये कमरा तो रचना के एसी वाले कमरे से भी ज्यादा ठंडा और खुशबूदार लग रहा है। और गीता बहू तो बिना थके तेरी सेवा में लगी हुई है। आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ जो अपनी सास को अपनी सगी माँ की तरह माने। बिल्कुल सही कह रही हो विमला। शांति, तेरी ये पंखे वाली बहू से एसी वाली बहू से लाख गुना अच्छी है। वो घमंडी रचना तो बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसे तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। तू बहुत खुशकिस्मत है जो गीता तेरे घर आई है। हाँ सुनीता, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मेरी गीता मेरी बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। शांति कमरे में लेटे लेटे बोर होने लगती है। वो गीता को आवाज लगाती है। बहू, मुझे लेटे लेटे बहुत ऊब हो रही है। बाहर हॉल में तो मैं जा नहीं सकती और यहाँ कमरे में कोई टीवी नहीं। सारा दिन बस छत को घूरती रहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सुमित जी से कहकर कुछ इंतजाम करवाती हूँ। गीता सुमित को सारी बात बताती है। सुमित कहीं से एक सेकंड हैंड टीवी का इंतजाम करके लाता है और उसे गीता के कमरे में लगा देता है। साथ ही वो बाजार से कुछ खस सुगंधित घास भी लेकर आता है और उसे गीले पर्दों के पास लगा देता है। माँ, अब आपको इस कमरे में बिल्कुल जंगल जैसी ठंडी और मीठी खुशबू लगेगी। खस की वजह से ये कमरा और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और ये रहा आपका टीवी। अब आप आराम से अपने भजन और सीरियल देख सकती हैं। जीते रहो मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में सच में सुकून ला दिया। उस दिन के बाद से घर का माहौल एकदम बदल जाता है। खस की खुशबू और जूट के पर्दों की प्राकृतिक ठंडक सबको बहुत पसंद आने लगती है। रमेश, रानी और सुमित भी अब अपना ज्यादातर समय गीता के कमरे में ही बिताने लगते हैं। अरे सुमित, जरा टीवी की आवाज बढ़ा दे। ये कॉमेडी शो बहुत मजेदार आ रहा है। आज तो हम सब मिलकर यहीं बैठकर खाना भी खाएंगे। हाँ बाबूजी, गीता भाभी के कमरे में तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ हम कितनी भी जोर से हंस सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरे कमरे में तो बस एसी की मशीन वाली हवा है और यहाँ तो एकदम प्राकृतिक और ताजा हवा आ रही है।
आजा बेटा दिनेश, तू भी आजा। हमारा पूरा परिवार जब एक साथ बैठकर टीवी देखता है और हंसता बोलता है तो सच में लगता है कि हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरा परिवार गीता के कमरे में बैठकर जोर जोर से हंसता है और मजे से टीवी देखता है। गीता सबको गर्मा गर्म खाना परोसती है। दूसरी तरफ रचना अपने एसी वाले कमरे में बिल्कुल अकेली लेटी होती है। उसे बाहर से सबकी हंसी की आवाजें आ रही होती हैं। ये सब लोग गीता के उस सड़े हुए पंखे वाले कमरे में क्या कर रहे हैं? दिनेश भी मुझे छोड़कर वहीं चला गया। कोई मेरे कमरे में टीवी देखने क्यों नहीं आ रहा है? रचना को याद आता है कि जब सब लोग उसके कमरे में टीवी देखने आते थे तो वो उन्हें कैसे बात बात पर डांटती थी। शायद मेरी ही गलती थी। मैंने कभी किसी को टीवी की आवाज नहीं बढ़ाने दी। कोई जरा सा हंसता था तो मैं उसे चुप करा देती थी, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता था। मैं खुद तो बिस्तर पर लेटती थी और सबको नीचे जमीन पर बिठाती थी। मैंने एसी के घमंड में अपनी ही फैमिली को खुद से दूर कर दिया। रचना को उसने उस बंद और ठंडे कमरे में बहुत ज्यादा घुटन और अकेलापन महसूस होने लगता है। वो उठती है और धीरे धीरे चलकर गीता के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रचना को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूरा परिवार अचानक शांत हो जाता है। शांति और रमेश उसे हैरानी से देखते हैं। अरे भाभी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, आइए यहाँ बैठिए। सुमित जी, जरा भाभी के लिए जगह बनाइए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने हमेशा पैसों और एसी का घमंड किया। मैंने आपको बीमारी में अपने कमरे से निकाल दिया। मुझे आज समझ में आ रहा है कि चारों तरफ से बंद एसी वाले कमरे में इंसान को सिर्फ ठंडक मिलती है, परिवार का प्यार और खुशी नहीं। कोई बात नहीं बहू, गलती तो हम सबसे ही हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम सब एक ही परिवार हैं। गीता, मैंने तुम्हें हमेशा गरीबी के ताने मारे, पर तुमने जो प्यार और इज्जत इस परिवार को दी है वो मैं अपने करोड़ों रुपयों से भी नहीं दे सकती थी। तुम्हारी ये पंखे वाली रसोई और तुम्हारा ये जूट के पर्दों वाला कमरा मेरे उस एसी वाले कमरे से लाख गुना बेहतर है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। भाभी, परिवार तो मिलजुल कर रहने से ही बनता है ना। अब हम सब हमेशा ऐसे ही साथ मिलकर रहेंगे, हंसेंगे और टीवी देखेंगे। रचना भी मुस्कुराते हुए गीता के गले लग जाती है। दिनेश और सुमित भी अपनी अपनी पत्नियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रचना का सारा घमंड टूट चुका था। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। हम सब गीता के कमरे में बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। मुझे अब ये पता चल गया है कि घर की असली खुशी पैसों या एसी में नहीं, बल्कि प्यार और एक दूसरे के साथ में होती है।